हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमने डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। और क्वांटाइजेशन से पहले सैम्पलिंग जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके। तो पॉइंट ये है कि अब देखेंगे क्वांटाइजेशन की पूरी गेम क्या है, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई सिग्नल एक्स टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कोई एनालॉग सिग्नल था। आपने क्या किया, एक इम्पल्स ट्रेन के साथ कुछ ऐसा करके इम्पल्स ट्रेन के साथ इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से ये इम्पल्सिस को मैंने डॉटेड से शो कर दिया। तो ऐसा करने से आपको सिर्फ सैंपल मिलेंगे। जैसे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, ठीक है। तो आप जब इसकी सैम्पलिंग करोगे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स दिखाई देंगे, ये पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। और आप देख रहे हो जो आपके पास सिग्नल है वो -4 to 4 की रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। -44 की रेंज में एक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आपने सैंपल कर दिया। सैंपल के बाद आपको सैंपल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको क्या सैंपल वैल्यूज़ मिली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल, यहाँ पे लिख रहा हूँ सैंपल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल वैल्यू, सैंपल वैल्यूज़ जो आपको मिली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सैंपल वैल्यू मिली, देखो इसको क्या नाम देंगे। ये 1 से थोड़ा सा कम है, 0.8 मान लेते हैं, 0.8, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल वैल्यू ले लेते हैं 1.2, ठीक है। 0.8 है, इसको क्या मान लेंगे, 1.2, 1.2। उसके बाद 2.1 मान लेते हैं इसको, इस सैंपल की वैल्यू को 2.1। नेक्स्ट सैंपल कितना मान लेंगे, 2.7। ये यहाँ से जो वैल्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं मैं उनको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3.2। नेक्स्ट सैंपल कितना आ जाएगा, 3.2। उसके बाद नेक्स्ट सैंपल कितना आ जाएगा, 4.0, 4.0। फिर नेक्स्ट सैंपल ये किसके आसपास दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है हमें 2.9 के राउंड, 2.9 के राउंड। नेक्स्ट सैंपल हमें दिखाई दे रहा है 1.5 के राउंड। नेक्स्ट सैंपल हमें दिखाई दे रहा है कितना, ये वाला सैंपल 0.5 ले लेते हैं इसको, 0.5 के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट सैंपल दिखाई दे रहा है, देखो ये अगर मैं इसको थोड़ा इधर मिलाऊंगा तो -1.1 ले लेते हैं इसको, -1.1, ओके। नेक्स्ट सैंपल आपको दिखा रहा है -2.1 के आसपास, -2.1 के आसपास। और इसके बाद नेक्स्ट सैंपल है -3.3 के आसपास। एक सेकंड में चेक कर लूँ कि ये वीडियो के अंदर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल है -3.3 के बाद, ये -3.3, ये -3.9, 3.6 लगा लेते हैं, -3.6। और चलो बस इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है कि ये सैंपल मैंने छोड़ दिए मान लो। तो सिर्फ यहीं तक सैम्पलिंग की, मतलब सिग्नल जो था सिर्फ यहीं तक अवेलेबल था हमारे पास, इतना ही सिग्नल था, ठीक है। तो मान लो इस सिग्नल को आपने क्या कर दिया, सैंपल कर दिया। अब देखो आप एक चीज़, तो अब क्वांटाइजेशन के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वांटाइजेशन के अंदर, हम इन वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो उसके उसके लिए कुछ रूल्स थे। जैसे फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट रूल बता देता हूँ। जैसे 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल आया तो उसको 0 डिफाइन कर दो। ये एक क्वांटाइजेशन का रूल, मतलब एक क्वांटाइजेशन का टाइप हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा उसको 0 दे दूंगा, 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा उसको 1 दे दूंगा, 3 to 2 के बीच में एग्जिस्ट करे तो उसको 2 वैल्यूज़ दे देंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, उसको वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो क्या क्या बनेगा, देखो। तो मैं अब लिख देता हूँ जो आपके पास डाटा है, आपने क्या लिया, लोअर वाली वैल्यू। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, लोअर वाली वैल्यू। मतलब जो रेंज के 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आएगी उसको मैं 0 डिफाइन करूँगा, लोअर वाली। तो यार ये 0 से 1 के बीच में इसको क्या नंबर दे दोगे आप, 0 दे दोगे। इसको 1, देखो फटाफट कर सकते हैं, इसको 2, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 4 का 4, ठीक है, क्योंकि 4 से ऊपर जाएगा 4 to 5 की रेंज में तो 4 ही दे देंगे इसको, ठीक है। और 2.9 को 2 दे देंगे। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, 1.5 को क्या वैल्यू देंगे, 1, ठीक है। 0.5 को 0, -1.1, -1.1 कहीं आएगा तो इसके लोअर वाली वैल्यू को -2 डिफाइन करेंगे, -2, इसको -3, इसको -4, इसको भी -4। तो ऐसे हमने क्या दे दी, वैल्यूज़ दे दी। अब पॉइंट ये है कि ये तो आपके पास सैंपल वैल्यू थी, ये सैंपल वैल्यू थी, और ये क्या थी, जो आपने डिसाइड की। इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू,
ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। एक तो थी सैंपल की वैल्यू और एक थी आपके पास क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो आप देख रहे हो आपके पास डाटा 0.8 था, बट आपने क्या डिफाइन किया, 0। डाटा तो था आपके पास 0.8, लेकिन आपने क्या डिफाइन किया उसको, 0। तो इसका मतलब कुछ एरर आएगी ना यार, सिंपल सी बात है, 0.8 को आप 0 लिख रहे हो तो कुछ एरर आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, मैक्सिमम एरर। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, तो हम उसको क्या 1 से 2, ये जो आपके पास आप जो एक गैप बना लेते हो ना, ये वाले गैप बना लेते हो 0 से 1, 1 से 2, इसको बोलते हैं स्टेप साइज। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। ठीक है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी और थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं स्टेप साइज। ठीक है, और इस स्टेप साइज को हम लिखते हैं किससे, इस स्टेप साइज को हम लिख देते हैं डेल्टा के साथ, ऐसे डिनोट करते हैं स्टेप साइज को। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी क्या गेम है। अब पॉइंट ये सपोज आपके पास वैल्यू कितनी थी, ये देखो, ये -1.1 थी। -1.1 को आपने कितनी बड़ी वैल्यू दे दी, -2। तो आप देख रहे हो ये कितना बड़ा गैप आ गया, एरर देख रहे हो अब कितनी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास 4.00, सपोज आपके पास वैल्यू थी 4.001, इतनी वैल्यू थी। अगर अच्छे से सैम्पलिंग, बहुत ज़्यादा सैंपल नहीं है, तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे, 4। आप इसको डिफाइन करोगे 4। लेकिन अगर यही वैल्यू 4.9999, इसको भी आप क्या डिफाइन करोगे, 4। ठीक है, अगर आपके पास 4.4 से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो लोअर 4 to 5 के बीच में अगर ये नंबर है तो आप उसको 4 डिफाइन करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सैंपल होता है तो उसको 4 लिख लेते। यहीं पे अगर आप 4.995 के आसपास हो तो उसको भी आप 4 लिखते। अगर 5 के आसपास सैंपल हो उसको भी आप 4 लिखते। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1 की एरर आ रही है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ऑलमोस्ट 1 मतलब डेल्टा, यहाँ पे 1 किसके बराबर है, डेल्टा के। तो आप देख रहे हो अगर आप लोअर वाली वैल्यू डिसाइड करोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो आपके पास जो एरर की वैल्यू है, मैक्सिमम एरर जो पॉसिबल होएगी वो स्टेप साइज के इक्वल आएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, उसको अप्रोच करेगी मैक्सिमम। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अगर आप ऊपर वाली, ये मैंने लोअर वाली लिखी ना, कई बंदे बोलेंगे भाई हम 0 से 1 के बीच के डाटा को 1 लिखेंगे, तो लिख लो 1 लिख लो। तो पॉइंट है जब आप 1 लिखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे 0.8 है, तो अगर मैं लोअर की बजाय अपर की बात करता हूँ, अपर की, तो 0.8 को 1 डिफाइन करोगे आप। ठीक है, 1.2 को क्या लिखोगे, 1.2 अगर आएगा डाटा उसको 2 लिख दोगे, 2.1 को 3 लिख दोगे, 2.7 को भी 3 लिख देंगे, 3.2 को 4 को 4 लिखो चाहे 5 लिखो, ये इसमें ये पॉइंट की आपको वो इक्वल का निशान लगा के देगा। ठीक है, कि वो लोअर में कंसीडर करना है कि अपर के अंदर कंसीडर करना है। सपोज ये 4.0 से थोड़ा सा ऊपर था, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे 0.1 ले लेता हूँ, 4.01, तो कि ये सैंपल जो था इससे थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, मान लो ये डाटा 5 तक जा रहा था, तो मैंने वैसे लिखा ना, इस तरीके से मान लो, और ये 4.1 था, सपोज 4.01, तो आपने इसको 4 लिख लिया। लेकिन अगर दूसरी साइड होता अपर वाली, तो ये 5 को अप्रोच करता, तो ये 5 को अप्रोच करता। ऐसे आप बना लोगे ना सभी को। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यार, एक चीज़ नोटिस करो कि भाई अगर 4.01 था, ये ऑलमोस्ट 4 के बराबर था, लेकिन आपने इसको क्या वैल्यू दे दी, 5, तो ऑलमोस्ट 1 का एरर आ गया। ऑलमोस्ट 1 मतलब ऑलमोस्ट स्टेप साइज का एरर आ गया। तो लोअर वाली वैल्यू आप डिसाइड करते हो जब इंटरवल की लोअर वाली वैल्यू या फिर अपर वाली वैल्यू, तो हमेशा एरर क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो बेस्ट क्या होता है, इसके बाद सोचा गया कि भाई इसमें तो एरर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, बेस्ट क्वांटाइजर कौन सा होता है, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू को कंसिडर करेगा। मतलब 0 to 1 के सिग्नल को क्या वैल्यू डिफाइन करेगा, 0.5, 1 से 2 की वैल्यू को क्या डिफाइन करेगा, 1.5। तो ठीक है, तो इस टाइप का अगर मैं करता हूँ, मान लो इस टाइप का अगर मैं क्वांटाइजर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा, इसको क्या नाम देते हैं, नाम तो ऐसा सच कुछ है नहीं, इसको सिंपल मानते हैं कि बीच वाला, ऐसे मान लेते हैं बीच वाला। ठीक है, जो बीच में वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू वाला, बीच वाला अगर मैं बात करता हूँ, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू को 0.5 देना है, तो 0.8 को क्या वैल्यू मिलेगी, 0.5। समझ रहे हो आप, इसको क्या वैल्यू मिलेगी, 0.5। ये आ रहा है ना, हाँ ठीक है, वीडियो में आ रहा है। उसके बाद 1.2 को क्या वैल्यू मिलेगी, 1.5, 2.1 को 2.5, 2.7 को 2.5, 3.2 को 3.5। समझ रहे हो ना, 4.01 को 4.5 और 2.9 को 2.5, ऐसे ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आपके पास जो मैक्सिमम एरर आएगी, इसमें मैक्सिमम एरर कितनी आ रही थी, इसके अंदर इसमें एरर का मैक्सिमम जो आ रहा था,
एरर में एरर पता क्या होता है, पहले तो एरर सुन लो, इन दोनों के बीच का गैप जो सैंपल वैल्यू और क्वांटाइज्ड वैल्यू है उन दोनों के बीच की वैल्यू को एरर बोलते हैं। अभी कहीं नहीं डिफाइन किया गया कि सैंपल में से क्वांटाइजेशन को माइनस करो या क्वांटाइजेशन में से सैंपल को माइनस करो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मानो, बट एरर आप डिफाइन कर लेना बस, कि एरर एक बार डिफाइन कर दी तो क्वेश्चन में सेम रखना, चाहे आप सैंपल में से क्वांटाइजेशन को माइनस करो इस वैल्यू को या क्वांटाइजेशन में से सैंपल को। इसलिए कई बार ना एरर को ना ऐसे लिखता है सैंपल माइनस क्वांटाइजेशन, फिर उसका मोड लगा देता है, मोड लगा देता है कि आपको नहीं पता ना कि आपने कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो पॉइंट ये है एरर मैक्सिमम इसके अंदर कितनी आएगी, डेल्टा के इक्वल। सेकंड वाले में इसमें भी एरर मैक्सिमम कितना आएगा, इसमें भी एरर मैक्सिमम कितना आएगा, डेल्टा के इक्वल सेम आएगा। लेकिन जब आप थर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, अब जो मैक्सिमम एरर आएगी वो स्टेप साइज का हाफ आएगी। आप चेक करो, जैसे ये था देखो 4.01 था, आपने इसको 4.5 दिया तो ऑलमोस्ट 0.5 की एरर आई ना, ऑलमोस्ट 0.5। इसका मतलब अगर आप ये बीच वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल आएगी ई मैक्स, ठीक है, एरर मैक्सिमम वो कितनी आ जाएगी आपके पास, डेल्टा बाय 2, डेल्टा बाय 2। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा क्वांटाइजर बेस्ट होता है। तो पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर से लोअर वाली वैल्यू, अपर वाली वैल्यू या फिर बीच वाली वैल्यू, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर से कौन सा बेस्ट है। तो कहाँ क्या डिसीजन लिया हमने कि भाई हमारे पास बीच वाली जो वैल्यू अगर हम डिसाइड करेंगे ना, सेंटर वैल्यू अगर एज्यूम करेंगे तो वो बेस्ट क्वांटाइजर है, उसके अंदर एरर मिनिमम आएगी। एक चीज़, अब क्वांटाइजर के इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे क्वांटाइजर दो टाइप का होता है, ठीक है, कौन कौन सा था भाई मैं उसको बनाता हूँ। तो आपके पास दो टाइप की क्वांटाइजेशन पॉसिबल होती है, या जो डिवाइस ये काम करेगी उसको क्वांटाइजर बोलते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिड राइज, एक होता है मिड राइज, ठीक है, ऐसा आएगा मिड राइज, और एक होता है मिड ट्रेड, ठीक है, मिड ट्रेड। स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद यही होता है, ठीक है, ट्रेड मिड वो उस टाइप के होते हैं, मिड ट्रेड और मिड राइज। क्या डिफरेंस है सुनो, इसका जो ग्राफ दिखता है ना, इसका जो ग्राफ दिखता है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। मतलब अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, किसकी, क्वांटाइजर, मान लो आपके पास कोई क्वांटाइजर है, ये क्वांटाइजर है, ठीक है, ये क्वांटाइजर है, आपने इसको कुछ इनपुट दी, इनपुट कौन होते हैं, ये क्वांटाइजर है। क्वांटाइजर को बताओ इनपुट कौन, क्या क्या इनपुट मिलते हैं, क्वांटाइजर को इनपुट मिलते हैं सैंपल वैल्यू। क्वांटाइजर क्या मिलता है, सैंपल वैल्यू उसकी इनपुट होती है और क्वांटाइज्ड वैल्यू उसकी आउटपुट होती है, ये होता है क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो सैम्पलर को अगर आप ये मिड राइज सैम्पलर है, सॉरी मिड राइज क्वांटाइजर है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास इनपुट है, सपोज ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास क्या है, आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो ग्राफ है, हमने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इनपुट ये है, आउटपुट ये है, ओके। तो पॉइंट ये, अगर आप इसको, इस क्वांटाइजर को, ये कैसे बनता है, अगर आप इस क्वांटाइजर को 0 से 1 के बीच में वैल्यू दोगे, 0 से 1 के बीच में, तो आपके पास इस इधर से इनपुट आ रही है, सैंपल की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये क्वांटाइजर उसको 0.5 पे सेट कर देगा। अभी पढ़ के हटे हैं कि सेंटर वाली वैल्यू बेस्ट होती है, तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आएगी इसको कहाँ सेट कर देगा ये क्वांटाइजर, 0.5। तो सपोज ये आपके पास 1 का लेवल था, ये 1 का लेवल था, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, तो 0 से 1 की कोई भी वैल्यू आएगी कहाँ सेट कर देगा उसको, ये 0.5 यहाँ पे सेट कर देगा ऐसे। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी इनपुट अगर आएगी इसके पास तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, 0.5। तो 0.5 का लेवल आ गया ये 0.5। उसके बाद जब आप 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू दोगे इसको, सपोज आपने 1.1 दी, तो ये कहाँ सेट करेगा, 1.5 पे। तो इसका मतलब ये है कि 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा, 1.5 पे सेट कर देगा, ऐसे 1.5 पे सेट कर देगा। ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, 1.5 बन गई। फिर 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ सेट कर देगा, 2.5 पे सेट कर देगा, यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से 2.5 पे सेट कर देगा। अच्छा, अगर वैल्यू -1 से 0 के बीच में हुई, -1 से, तो उसको कहाँ पे सेट करेगा, ये सेट करेगा -0.5 पे। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, तो ये मान लो आपके पास 1 है, -1 है, ये -2 है, ठीक है, ये -3 है। तो आपको पता है -1 से 0 के बीच में कोई भी, सपोज आपने -0.6 दिया इसके बीच का डाटा, तो ये -0 से -1 के बीच का जो डाटा होगा उसको कहाँ सेट कर देगा, ये -0.5 पे यहाँ कहीं सेट कर देगा। तो ये ऐसे चला जाएगा ऐसे। फिर -1 से -2 के बीच के डाटा को कहाँ सेट करेगा,
1.5 पे, समझ रहे हो ना क्या सीन चल रहा है ऐसे। फिर ये क्या कर देगा इसको, -2 से 3 के बीच के डाटा को -2.5 पे, ये -1.5 हो गया और ये -0.5 हो। तो आप देख रहे हो 0 के ऊपर एकदम मिड के अंदर एकदम से राइज है, ऐसे स्टेप सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मिड राइज क्वांटाइजर। तो मिड राइज क्वांटाइजर की आपको खास बात समझ में आई कि मान लो आपके पास -3 से 3 के बीच का डाटा था, -3 से 3 के बीच में डाटा था, तो आप उसको जो 0 से 1 के बीच में 0.5, -1 से 0 के बीच में -0.5, तो आपको इस टाइप के उसकी करैक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। मिड के अंदर वो ऐसे राइज करता दिखाई देगा, इसलिए इसको कैसा नाम दिया जाता है, मिड राइज क्वांटाइजर। सेम चीज़ को देखना मिड ट्रेड कैसे बोलते हैं। मिड ट्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, मिड ट्रेड के अंदर हम जैसे हमने यहाँ 0 से 1 देखा था ना, वैसे नहीं देखेंगे। अब हम जो जैसे 0 से 1 देख रहे थे तो बीच एक चीज़ तो क्लियर है कि वैल्यू सेंटर वाली लेनी है, बट अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि 0 से 1, अब हम सोचेंगे क्या, देखो अब हमने क्या सोचना है। तो मैं यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहा हूँ किसके, यहाँ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये आउटपुट है वी आउट, ठीक है। वी आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे वी आउट का मतलब है क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, सैंपल वैल्यू, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सैंपल वैल्यू। तो अब इसमें कैसे ग्राफ बनता है, इसमें कैसे ग्राफ बनता है, इसमें आप 0 से 1 नहीं देखते, इसके अंदर आप देखते हो इनपुट -0.5 से 0.5 के बीच में। तो बताना -0.5 से 0.5, फिर 0.5 से 1.5, ठीक है, 1.5 से 2.5, फिर 2.5 से 3.5। अब ऐसे वैल्यूज देखते हो, इधर कितना आ जाएगा, -1.5, -2.5। अब देखना और यहाँ एक और ले लो -3.5, ठीक है। तो जब आप -0.5 से 0.5 के बीच का कोई सिग्नल इस क्वांटाइजर को मिलेगा, कोई भी सैंपल वैल्यू -0.5 से 0.5 आएगी, तो आप क्या डिसाइड करोगे बताओ, इन दोनों की एवरेज मतलब बीच की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब इनपुट सैंपल की वैल्यू अगर इससे इसके बीच में रहेगी तो आउटपुट की वैल्यू 0 रहने वाली है। क्वांटाइज वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये बन गया 0। फिर आपको पता है 0.5 से 1.5 तक अगर कोई भी वैल्यू है उसको आपने 1 देना है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 1 के ऊपर चला जाएगा। ये 1 हो गया, मान लो ये 1 का लेवल था। फिर 1.5 से 2.5 तक ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2.5 से अगर 3.5 के बीच में आएगा तो 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी। सेम यहाँ नीचे की तरफ ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब -1, ठीक है, -2, -3, मतलब कि -0.5 से -1.5 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसको -1 कर देगा, इसको -2। तो आप देख रहे हो यहाँ सेंटर के ऊपर ये ऐसे इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइप दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मिड ट्रेड, ठीक है, मिड ट्रेड। अब ये आपको मीनिंग नाम से क्लियर हो गया होगा इसका। तो पॉइंट ये कि यहाँ पे सेंटर में ऐसे ऐसे हाई हो जाता है एकदम से ये, और ऐसे यहाँ पे ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस ये, ठीक है। तो दो टाइप के क्वांटाइजर आपके पास पॉसिबल होते हैं, ये और ये। अब एक चीज़ नोटिस करो ज़रा, नोटिस क्या करना है, देखो अगर आपके पास -3 से 3 का डाटा था, -3 to 3, तो आपके पास कितने लेवल बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने लेवल बन गए, ये कहाँ से कहाँ तक आया, एक सेकंड रुको, नहीं ये कंफ्यूज हो जाएगा अभी, इसमें प्रॉपर मैं बता नहीं पाया, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मिड राइज आपके पास क्या है और ये क्या बोलते हैं मिड रेड आपके पास क्या है, इस टाइप का जो क्वांटाइजर है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वांटाइजर की गेम समझ में आई, क्वांटाइजर की गेम समझ में आ गई। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्वांटाइजर के अंदर जो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है एरर। आप देखो आपके पास कोई सिग्नल था, आपने उसको क्वांटाइज कर दिया, ठीक है। फिर क्वांटाइज के बाद आप एनकोडिंग कर दोगे, एनकोडिंग से वापस उसको डीकोड करोगे नंबर। लेकिन जो आपने जैसे मान लो आपने मान लो इस लेवल को आपने 0 0 0 दिया था, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, चलो। तो फाइनली आपके पास आउटपुट में आपको 0 0 0 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, ये एनकोड किया डिकोड किया आउटपुट में रिसीवर पे, तो इसको आप क्या वैल्यू मानोगे, 0.5। लेकिन आपका डाटा 0.5 थोड़ी था, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, एनकोडिंग जो होती है ना, एनकोडिंग ये रिवर्सिबल होती है। मतलब रिवर्सिबल मतलब अगर आप 0 0 0 भेजोगे तो आप 0 0 0 बना लोगे, लेकिन क्वांटाइजेशन रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। क्वांटाइजेशन कैसी होती है, क्वांटाइजेशन इज इरिवर्सिबल, क्वांटाइजेशन इज इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आपने 0.8 को वैल्यू 0.5 दे दी ना, तो आउटपुट में 0.5 से आपको आइडिया नहीं लगेगा कि 0.8 आया था, आप 0.5 ही मानोगे उसको, समझ रहे हो, एरर आ जाएगी आपके पास। तो एनकोडिंग रिवर्सिबल होता है, 0 0 भेजा था तो 0 0 0 मिल जाएगा, बट अगर आपने 0.8 भेजा था ना इनिशियली, तो आपको तो 0.5 मिलेगा, तो आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि 0.8 आया था, आप 0.5 ही मानोगे उसको। तो ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन इज इरिवर्सिबल, ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और एनकोडिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट होता है आपके पास क्वांटाइजेशन के अंदर नॉइज़, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करो, जो क्वांटाइजेशन के अंदर जो एरर आ रही है, ये हमारे लिए किसका काम करेगी, किसी सिग्नल के लिए ये नॉइज़ का काम करेगी। ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना एरर आए। अब आपके पास अगर आप 0.8 था बट आप उसको 0.5 लिख रहे हो, 0.8 था बट आप उसको 0.5 लिख रहे हो, तो आप देख रहे हो 0.3 का जो एरर आया, ये सिग्नल के लिए नॉइज़ का काम करेगा। तो एक वर्ड जो बहुत फेमस होता है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, वो होता है एसएनआर, ठीक है। तो एसएनआर होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो यहाँ पे कौन सी ये आ जाएगी, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, ये होता है सिग्नल की पावर, ठीक है, ये होता है सिग्नल की पावर, जो आपके पास सिग्नल था उसकी पावर डिवाइड बाय सिग्नल की पावर डिवाइड बाय नॉइज़ की पावर, डिवाइड बाय नॉइज़ की पावर। और आपको पता है नॉइज़ की पावर का क्या मतलब है, यहाँ पे कौन सी नॉइज़ कौन है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन की जो एरर है ना, वो नॉइज़ है। तो इसलिए इसको कई बार ऐसा नाम देते हैं SQNR, ठीक है। ये बोलते हैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो, सिग्नल क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो, ठीक है। ध्यान रखना, SNR सिग्नल टू नॉइज़ रेशो या फिर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो। मतलब जब क्वांटाइजेशन की वजह से कई बार आप SQNR दिखोगे पेपर के अंदर, कई बार SNR। तो सिंपल सी बात है, सिग्नल की पावर जो रहेगी, जैसे कोई सिग्नल था ना, ये कोई अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, याद है, थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा सिग्नल बनाया था, तो इस ऐसा नहीं, इस टाइप से था। तो उसकी कुछ ऐसा कोई सिग्नल, इसकी कुछ पावर रहेगी ना, तो उस पावर को आप ऊपर रख दोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ, जो क्वांटाइजेशन की वजह से एरर आई है, क्वांटाइजेशन की वजह से जो एरर आई है उसके अंदर कितनी पावर इन्वॉल्व है, वो पावर आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे, तो आपके पास SNR आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कितनी पावर बनेगी, तो क्वेश्चन आता है कितनी पावर बनेगी। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, SQNR कैसे निकालना है, सॉरी SQNR कैसे निकालना है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कोई भी सिग्नल अगर वो देगा, तो सबसे पहले तो आप उसकी पावर निकाल लोगे। पावर हमें हर सिग्नल की निकालनी आती है, जितने भी पावर सिग्नल होते हैं वो हम सारा सिग्नल सिस्टम में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी जो मुद्दा है वो, और जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वांटाइजेशन नॉइज़ एरर कैसे निकालनी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो एरर है आपके पास, एरर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है Δ/2। अब ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है ना। आपने देखा ना भी क्वांटाइजेशन की एरर कितनी आती है, या तो λ/2, सॉरी Δ/2, ये डेल्टा है, सॉरी, ये या तो Δ/2 या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कि ये वैल्यू ज़्यादा आएगी कम आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप देख रहे हो ये जो एरर है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ से कहाँ तक, -λ/2 से लेके λ/2 तक, λ/2 से लेके -λ/2 से लेके λ/2 तक। ये जो एरर है, जो एरर की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके बीच की हर वैल्यू की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो PDF बनेगा वो एक यूनिफॉर्म PDF बनेगा। बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन के अंदर जो एरर आती है वो -λ/2 से लेके λ/2 के बीच में कुछ भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और हर किसी की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। ऐसा तो है नहीं कि λ/2 की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या इससे पहले λ/3 आएगा उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं। यहाँ से लेके यहाँ की रेंज की सारी जो एरर है, हर एरर की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एरर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं उसके PDF की अगर बात करूँ, अगर मैं उसके PDF की बात करूँ तो वो यूनिफॉर्म PDF बनेगा। तो आप मुझे बता सकते हो यूनिफॉर्म PDF के अंदर इसकी हाइट कितनी आएगी। ये देखो, आपको पता है इसके एरिया अंडर तक का 1 होता है, तो -λ/2 से λ/2, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 1/λ। बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, इसे हमें कोई लेना, हमें पावर निकालनी है। और आपको पता है PDF के अंदर पावर कैसे निकलती है, पता है ना, PDF के अंदर पावर आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, टोटल एक वेरिएंस मतलब AC पावर प्लस DC पावर, याद है, जो मीन स्क्वायर वैल्यू थी, जो पावर थी, एवरेज पावर थी, वो किसके इक्वल होती थी, वेरिएंस के प्लस
मीन के स्क्वायर की, क्योंकि ये ऐसी पावर होती थी डीसी पावर। अब अगर आप ध्यान से देखो इसका मीन तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना इसका डायरेक्ट ट्रिक पता है ना सभी को। इसका मीन कितना होता है, देखो माइनस डेल्टा बाई टू से डेल्टा बाई टू, तो मीन हमने निकाला था, दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड करो, तो मीन आएगा जीरो, ये तो हट गया। इसके मतलब इसके अंदर जो पावर है, और आपको याद होएगा, ट्रिक याद होएगी, देखो ये आप यार पढ़ चुके हो, ठीक है, ध्यान से ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है। ए से बी सपोज है, ये कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो मीन आया था वो क्या था, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और जो वेरिएंस था वो क्या था, वेरिएंस वो था बी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, इन दोनों के बीच का गैप उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब बताना इसके बीच का गैप कितना है, अगर मैं पावर की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा स्क्वायर ही आएगा ना पावर, तो ठीक है पावर निकाल रहे हैं, ये आ जाएगी नॉइज़ पावर आ जाएगी अब, क्योंकि नॉइज़ का काम कर रही है। तो नॉइज़ पावर देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, डेल्टा, तो डेल्टा का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो ध्यान रखना ये आपके पास होती है नॉइज़ पावर। और सिग्नल तो आपको दे के रखेगा वो जो भी सिग्नल, अब सिग्नल की मैं बता नहीं रहा कि कौन सा सिग्नल है, हो सकता है साइनोसॉइडल सिग्नल दे दे, हो सकता है कोई ट्रायंगुलर वेव दे दे, हो सकता है कोई स्क्वायर वेव हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी सिग्नल को आपने क्वांटाइज करना है उसकी पावर ऊपर रख लेना, और ये क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर से डिवाइड कर देना, तो आपके पास SNR आ जाएगा। तो अच्छा एक और चीज़, ये तो SNR आ गया, कई बार आपको dB के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पावर है तो 10 log, और वो आपको पता है, ठीक है, वो चीज़ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, इतना डन है। क्वांटाइजेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, जो हमने डिस्कस किया, क्वांटाइजेशन कैसे करनी है, कौन कौन से रूल थे, बेस्ट कौन सी है, फिर कौन कौन से टाइप होते हैं, मिड राइज और मिड ट्रेड, और उसके बाद कि आपको SNR का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल पता है, सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइज़ पावर। नॉइज़ पावर कैसे हमने निकाली वो आपको क्लियर हो गया। ये तब था जब उसने क्वांटाइजेशन के भी ऐसा उसने बोला नहीं कि भाई कि एरर का कुछ ऐसा दे रखा था कि एरर के ज़्यादा चांसेस, ऐसा नहीं था। तो हमने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में वो कुछ भी आ सकता है सेम प्रोबेबिलिटी के साथ, बट गेट के क्वेश्चन में वो हो सकता है हरकत करे, वो कुछ इसका कुछ बना के दे। तो वो जो क्वेश्चन रहेंगे, जो भी अलग अलग क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसके अंदर हम क्वांटाइजेशन नॉइज़ और क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्वांटाइजेशन का टोटल जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।